बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी को वकालत की सनद लेनी थी। इसके लिए उन्होंने अब्दुल्ला सेठ के जानने वाले 2 गोरों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिए। इसी बीच वकील सभा की ओर से गांधी जी को नोटिस मिलता है, जिसकी वजह चाहे कुछ भी बताई गई हो, परंतु मूल कारण था कि गोरों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति उनके बीच का हिस्सा न बन सके। बहरहाल गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का अधिकार तो प्राप्त हुआ ही, साथ ही वकील सभा के विरोध ने गांधी जी के लिए प्रसिद्धि का भी काम किया। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय नेटाल इंडियन कांग्रेस। वकालत का धंधा मेरे लिए गौण वस्तु थी और सदा गौण ही रही है। नेटाल में अपने निवास को सार्थक करने के लिए तो मुझे सार्वजनिक काम में तन्मय हो जाना था। भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेजकर ही बैठा नहीं जा सकता था। उसके बारे में आंदोलन चलते रहने से ही उपनिवेश मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इस संबंध में मैंने अब्दुल्ला सेठ से सलाह की, दूसरे साथियों से मिला और हमने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करने का निश्चय किया। उसके नामकरण में थोड़ा धर्म संकट था। इस संस्था को किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना था। मैं जानता था कि कांग्रेस का नाम कंजर्वेटिव्स में अप्रिय था, पर कांग्रेस हिंदुस्तान का प्राण थी। उसकी शक्ति तो बढ़नी ही चाहिए। उस नाम को छिपाने में अथवा अपनाते हुए संकोच करने में नामर्दी की गंध आती थी। इसलिए मैंने अपनी दलीलें पेश करके संस्था का नाम कांग्रेस ही रखने का सुझाव दिया और सन 1894 के मई महीने में 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। दादा अब्दुल्ला के घर का ऊपर वाला बड़ा कमरा भर गया था। लोगों ने इस संस्था का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसका विधान सादा रखा था, चंदा भारी था। हर महीने कम से कम 5 शिलिंग देने वाला ही उसका सदस्य बन सकता था। धनी व्यापारियों को रिझाकर उनसे अधिक जितना लिया जा सके लेने का निश्चय हुआ। अब्दुल्ला सेठ से महीने के 2 पाउंड लिखवाए, दूसरे भी सज्जनों से इतने ही लिखवाए। मैंने सोचा कि मुझे तो संकोच करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने महीने का 1 पाउंड लिखवाया। मेरे लिए यह कुछ बड़ी रकम थी, पर मैंने सोचा कि अगर मेरा खर्च चलने वाला हो तो मेरे लिए हर महीने 1 पाउंड देना अधिक नहीं होगा। ईश्वर ने मेरी गाड़ी चला दी। 1 पाउंड देने वालों की संख्या काफी रही, 10 शिलिंग वाले उनसे भी अधिक। इसके अलावा सदस्य बने बिना कोई अपनी इच्छा से भेंट रूप में जो कुछ भी दे सो स्वीकार करना था। अनुभव से पता चला कि बिना तकाजे के कोई चंदा नहीं देता है। डरबन से बाहर रहने वालों के यहां बार बार जाना असंभव था। डरबन में भी कई बार चक्कर लगाने पर पैसे मिलते थे। मैं मंत्री था, पैसे उगाने का बोझ मेरे सिर था। मेरे लिए अपने मुहर्रिर का लगभग सारा दिन उगाही के काम में ही लगाए रखना जरूरी हो गया। मुहर्रिर भी परेशान हो गया। मैंने अनुभव किया कि चंदा मासिक नहीं वार्षिक होना चाहिए और वो सबको पेशगी ही देना चाहिए। सभा की गई। सबने मेरी सूचना का स्वागत किया और कम से कम 3 पाउंड वार्षिक चंदा लेने का निश्चय हुआ। इससे वसूली का काम आसान बना। मैंने आरंभ में ही सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। दूसरे कामों के बारे में लोगों का विश्वास चाहे किया जाए, पर पैसे के वादे का विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने देख लिया था कि लिखाई हुई रकम चुकाने का धर्म लोग कहीं भी नियमित रूप से नहीं पालते। इसमें नेटाल के भारतीय अपवाद रूप नहीं थे। इसलिए नेटाल इंडियन कांग्रेस ने कभी कर्ज लेकर काम किया ही नहीं। सदस्य बनाने में साथियों ने असीम उत्साह का परिचय दिया था। इसमें उन्हें आनंद आता था, अनमोल अनुभव प्राप्त होते थे। बहुतेरे लोग खुश होकर नाम लिखाते और तुरंत पैसे दे देते थे। दूर दूर के गांवों में थोड़ी कठिनाई होती थी। लोग सार्वजनिक काम का अर्थ नहीं समझते थे। बहुत सी जगहों में तो लोग अपने यहां आने का न्योता भेजते और प्रमुख व्यापारी के यहां ठहराने की व्यवस्था करते। पर इन यात्राओं में एक जगह शुरू में ही हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहां एक व्यापारी से 6 पाउंड मिलने चाहिए थे, पर वो 3 से आगे बढ़ता ही ना था। अगर इतनी रकम हम ले लेते तो फिर दूसरों से अधिक ना मिलती। पड़ाव उन्हीं के घर था। हम सब भूखे थे, पर जब तक चंदा ना मिले भोजन कैसे करें। उन भाई को खूब समझाया, मनाया, पर वे टस से मस न होते थे।
गांव के दूसरे व्यापारियों ने भी उन्हें समझाया। सारी रात झकझक में बीत गई। गुस्सा तो कई साथियों को आया, पर किसी ने विनय का त्याग न किया। ठेठ सवेरे वे भाई पिघले और उन्होंने 6 पौंड दिए। हमें भोजन कराया। ये घटना टोंगाट में घटी थी। इसका प्रभाव उत्तरी किनारे पर स्टेंगर और अंदक की ओर चार्ल्स टाउन तक पड़ा। इससे चंदा वसूली का काम आसान हो गया। पर हमारा हेतु केवल पैसे इकट्ठे करना न था। आवश्यकता से अधिक पैसा न रखने का तत्व भी मैं समझ चुका था। सभा हर हफ्ते या हर महीने आवश्यकता के अनुसार होती थी। उसमें पिछली सभा का विवरण पढ़ा जाता और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती। चर्चा करने की और थोड़े में मुद्दे की बात कहने की आदत तो लोगों को थी ही नहीं। लोग खड़े होकर बोलने में झिझकते थे। सभा के नियम उन्हें समझाए गए और लोगों ने उनकी कदर की। इससे होने वाले अपने लाभ को वे देख सके और जिन्हें पहले कभी सार्वजनिक रूप से बोलने की आदत नहीं थी, वे सार्वजनिक कामों के विषय में बोलने और विचारने लग गए। मैं ये भी जानता था कि सार्वजनिक काम करने में छोटे छोटे खर्च बहुत पैसा खा जाते हैं। शुरू में तो मैंने निश्चय कर लिया था कि रसीद बुक तक न छपाई जाए। मेरे दफ्तर में साइक्लो स्टाइल मशीन थी, उस पर रसीदें छपा लीं। रिपोर्ट भी मैं इसी तरह छपा लेता था। जब तिजोरी में काफी पैसा जमा हो गया, सदस्य बढ़े, काम बढ़ा, तभी रसीद आदि छपाने की आवश्यकता हुई और तभी रसीद छपवाना शुरू किया। ऐसी किफायत हर एक संस्था के लिए आवश्यक है। फिर भी मैं जानता हूं कि हमेशा ये मर्यादा रह नहीं पाती। इसीलिए इस छोटी सी उगती हुई संस्था के आरंभिक निर्माण काल का विवरण देना मैंने उचित समझा है। लोग रसीद की परवाह नहीं करते थे, फिर भी उन्हें आग्रहपूर्वक रसीद दी जाती थी। इसके कारण आरंभ से ही पाई पाई का हिसाब साफ रहा और मैं मानता हूं कि आज भी नेटाल कांग्रेस के दफ्तर में सन 1894 के पूरे ब्यौरे वाले बही खाते मिलने चाहिए। किसी भी संस्था का बारीकी से रखा गया हिसाब उसकी नाक है। उसके अभाव में वो संस्था आखिर गंदी और प्रतिष्ठा रहित हो जाती है। शुद्ध हिसाब के बिना शुद्ध सत्य की रक्षा असंभव है। कांग्रेस का दूसरा अंग उपनिवेश में जन्मे हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सेवा करना था। इसके लिए कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। नवयुवक ही मुख्यतः उसके सदस्य थे। उन्हें बहुत थोड़ा चंदा देना होता था। इस संस्था के द्वारा उनकी आवश्यकताओं का पता चलता था और उनकी विचार शक्ति बढ़ती थी। हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ उनका संबंध कायम होता था और स्वयं उन्हें भी समाज सेवा करने के अवसर प्राप्त होते थे। ये संस्था वाद विवाद मंडल जैसी थी। इसकी नियमित सभाएं होती थीं। उनमें वे लोग भिन्न भिन्न विषयों पर अपने भाषण करते और निबंध पढ़ते थे। इसी निमित्त से एक छोटे से पुस्तकालय की भी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का तीसरा अंग था बाहरी कार्य। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों में और बाहर इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान में नेटाल की सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालने का काम होता था। इस उद्देश्य से मैंने 2 पुस्तिकाएं लिखीं। पहली पुस्तिका का नाम था दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती। उसमें नेटाल निवासी भारतीयों की स्थिति का साधारण दिग्दर्शन प्रमाणों सहित कराया गया था। दूसरी पुस्तक का नाम था भारतीय मताधिकार, एक विनती। इसमें भारतीय मताधिकार का इतिहास आंकड़ों और प्रमाणों सहित दिया गया था। ये दोनों पुस्तिकाएं काफी अध्ययन के बाद लिखी गई थीं। इनका व्यापक प्रचार किया गया था। इस कार्य के निमित्त से दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के मित्र पैदा हो गए। इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में सब पक्षों की तरफ से मदद मिली। कार्य करने की दिशा प्राप्त हुई और उसने निश्चित रूप धारण किया। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय नेटाल इंडियन कांग्रेस। वाचक जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।